बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाज, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जैसे हम अक्सर बात करते हैं कि हम वन स्पोर्ट्स नेशन है और पूरी नेशन का जो इंटरेस्ट है, जो प्लेयर प्रोवाइड करती है, वो क्रिकेट है। और क्रिकेट के हवाले से बात करें, जो डिबैकल और डिज़ास्टर हमने वर्ल्ड कप में देखा, उसके बाद काफ़ी डिस्कशन हो रही है। कभी कहा जा रहा है चेयरमैन साहब की तरफ से कि सर्जरी होगी, और पहले जो सीनियर मैनेजर हैं वहाब रियाज, उनकी तरफ से रिपोर्ट आई, और आज जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, उनकी तरफ से बीपीसीबी में रिपोर्ट सबमिट करा दी गई। और उन्होंने बड़ा कैटेगरी के लिए पहले भी मेंशन किया, अब भी कहा कि टीम में यूनिटी नहीं थी, फिटनेस के मसाइल थे। और जब आप एक पेज पे आके ग्रुपिंग होगी आपके अंदर, कहीं ना कहीं आपके लड़कों के अंदर इख्तलाफात होंगे, तो ओबियसली आप टाइटल नहीं जीत सकते। वन ऑफ विक्ट्री तो आप हासिल कर सकते हैं, बट आप कभी भी टाइटल नहीं जीत सकते। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था क्रिकेट का, किसी भी स्पोर्ट का, कि जब तक आप कंबाइन होकर नहीं खेलते, यूनिटी के साथ नहीं खेलते, तो विक्ट्रीज आपको नहीं मिलती। तो मेरा ये बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि जो नेशन अपनी कौम को ये यूनाइट करती है, क्रिकेट सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, पूरी नेशन को यूनाइट करती है, तो हमारे क्रिकेटर्स को इसका एहसास करना चाहिए। और आई एम डैम श्योर कि जो मोहसिन नकवी साहब है, चेयरमैन पीसीबी, वो इस पे ज़रा स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और जो भी कल्प्रिट होगा, जो भी रीजंस होगी, उसको रेक्टिफाई करेंगे, ताकि ये जो एक ऐसी स्पोर्ट जिसने पूरी नेशन को एक साथ लेकर चलती है, वो कायम रहे। हम इस पर डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है हमारे अपने अजहर बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। जी अजहर भाई, जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की और हमने राउंड अप में भी देखा, गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का वेट था, जो चेयरमैन साहब ने फरमाया था कि एक सर्जरी की जाएगी, और ये तमाम था। और हमारा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव था कि नी जस्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और अक्सर हमारे एनालिस्ट भी थे, रमीज़ भाई और अजहर भाई भी ये बात करते रहे गाए बगाए, कि इसको ज़रा स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए, पूरा एनालाइज करें, और फिर जो रीज़न है, जो प्रॉब्लम है, उसको रेक्टिफाई करें। दो तीन चीज़ें मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा कि टीम में ग्रुपिंग थी, यूनिटी नज़र नहीं आई, जो सबसे बड़ा मेरी नज़र में मानना प्रॉब्लम है। दूसरा उन्होंने कहा कि फ़िटनेस के मसाइल हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि टीम में इनकी गेम अवेयरनेस नहीं है। लड़कों को जिस तरह दुनिया क्रिकेट खेलती है, किस मौके पे क्या खेलना है, इतना ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस होने के बावजूद हर लड़का 7-8 साल से तो खेल ही रहा था, कोई नया लड़का नहीं था जिसे हम कह सकते हैं कि कल का बच्चा था। तो फिर भी गेम अवेयरनेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम तो आने थे। तो आप इनकी रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये एक वेकअप कॉल है, और ये कोई उन्होंने ऐसी बात नहीं की जो ज़माने को नहीं पता। अब ये सारी बातें कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट को कीनली फॉलो कर रहा है पिछले 1 साल से, वो कहेगा कि ये सारी चीज़ें बड़ी अपेरेंट है, बहुत ऑब्वियस हैं। फिटनेस के भी मसाइल हैं। फिटनेस की ऐसे खिलाड़ी हैं जो नॉर्मल रूटीन फिटनेस स्टैंडर्ड्स है कि आप एक्सपेक्ट करते हैं प्रोफेशनल खिलाड़ी से, प्रोफेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी से, वो उसको मीट नहीं करते। बाकी ग्रुपिंग के हवाले से भी बहुत बातें होती रही हैं, ख़ासतौर से जब से शाहीन से कैप्टनसी लेके दोबारा बाबर को कैप्टन बनाया गया है, उसके बाद से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी आपस में ये मेरा ख्याल है सबसे की रीज़न जो आपने नाम लिया, यही रीज़न थी जो इनिशिएट हुई, जहाँ से इनिशिएट की गई थी। आई थिंक वो इतना कोई वाइज डिसीजन उस टाइम नहीं लिया गया था। अगर शाहीन को कैप्टनसी दे दी गई थी तो एटलीस्ट सही दी गई थी, गलत दी गई थी, वो तो एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन एक दफ़ा अगर उन्होंने जब कैप्टनसी दे दी गई थी वाइट बॉल टीम की, तो अगर एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट आईसीसी का टूर्नामेंट इतना करीब था, इतना नज़दीक था, उसमें 3-4 महीने रह गए थे और 3-4 सीरीज़ रह गई थी। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी लाहौर कलंदर्स से, लेकिन इशू ये है कि वो एक फ्रेंचाइज कंपटीशन था। पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे, या पीएसएल में लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको अपने इंटरनेशनल कैप्टनसी उनसे नहीं लेनी चाहिए थी। और उन्हें आइडियली एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक तो उन्हें एक फुल कॉन्फिडेंस और एक फेयर रन देना चाहिए था, क्योंकि उससे पहले कैप्टन थे बाबर, उन्हें एक काफ़ी फेयर रन दिया गया। 4 साल का रन, 6 इंटरनेशनल आईसीसी के इवेंट वो कर चुके थे, तो अब इससे ज़्यादा क्या कप्तानी उन्होंने करनी कह रहे हैं। तो इसी तरह शाहीन को भी एक फेयर रन देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं जो मर्जी खिलाड़ी हो, जब इस तरह एक अनसेरेमोनियसली एक ही सीरीज़ के बाद उनसे कैप्टनसी वापस ले ली जाए, तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट ओवर इट, एंड इट्स वेरी हार्ड टू कि आप उसको इग्नोर कर दें। तो कहीं ना कहीं आपके वो बैक ऑफ द हेड या बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रहती है, तो उससे मूव ऑन करना मुश्किल होता है। तो वो आई थिंक इट वॉज नॉट अ वाइज डिसीजन। तो अब आई थिंक ग्रुपिंग की भी बात होगी, वो भी सबके सामने थी, फिटनेस की भी और गेम अवेयरनेस पे भी बड़े अरसे से हम बात कर रहे थे कि जो आपको स्किल वाइज हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, शॉट्स भी अच्छी मार लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करा लेते हैं, फील्डिंग भी इन बिट्स एंड पीसेस में अच्छी कर लेते हैं, लेकिन गेम की सिचुएशन में कंडीशंस के मुताबिक, ग्राउंड के मुताबिक और अगली ऑपोजिशन के मुताबिक, और किस साइड क्या सिचुएशन बनी हुई है गेम की, पावर प्ले में कैसे खेलना है, लेफ्ट आर्मर को, फास्ट बॉलर को, लेफ्ट आर्म बैट्समैन के खिलाफ किस तरह की बॉलिंग करानी है, अगर कोई हिटर आया है तो
पिच को किस तरह यूटिलाइज करना है, जिस तरह बुमराह के बारे में बात की जाती है कि वो पिच के मुताबिक अपनी बॉलिंग को, ये दिस इज समथिंग व्हिच आवर प्लेयर्स नीड टू इम्प्रूव ऑन, दे नीड टू वर्क ऑन, कि हमने कंडीशंस को, ऑपोजिशन को, ग्राउंड को और जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे ऑल्टर करना है। और ये बड़ी ऐसी चीज़ है जो राइटली अगर कोच ने पॉइंट आउट की है तो इस हवाले से जो रेमेडियल मेजर्स हैं वो बोर्ड को लेने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने मेंशन की और ये बड़े अरसे से हो रही थी, वो फिटनेस के मसाइल भी थे। फिटनेस के ऊपर हम कोई भी स्पोर्ट की बात करते हैं तो दैट इज़ मोस्ट फंडामेंटल एंड की थिंग कि आपकी जब फिटनेस नहीं है तो आप उस स्पोर्ट में नहीं कर सकते। अब जैसे आज़म खान की मिसाल लेते हैं कि एक्सेप्शनल टैलेंट है जी, सारा हिटर है, खैर वो भी नज़र नहीं आया। जैसे आपने बात की फ्रेंचाइज लीग और इंटरनेशनल के सिस्टम में फ़र्क है, उनके प्रेशर में फ़र्क है, उसकी एग्जीक्यूशन में फ़र्क है, वो हमें बड़ा एविडेंट नज़र आया। दूसरा, कहीं ना कहीं हमें ये भी नज़र आया कि उनकी फिटनेस का भी जो मैचअप था वो बहुत डिफरेंट था बाकी प्लेयर और ओपोजिशन के अकॉर्डिंगली। और फिर इसी तरह मैंने, क्योंकि मैं यूएसए में था, तो मैं जब फील्डिंग करते हुए माद को भी देखता था। माद मुझे लगता है कि टीम में होना चाहिए था, पहले शायद निकालना भी गलत था, बट जिस तरह वो रनिंग कर रहे थे, वो रनिंग करते हुए बड़ा क्लियर नज़र आ रहा था कि वो फिट नहीं है। इसी तरह एक दो प्लेयर और भी हम बात कर सकते हैं कि शायद उनका फिटनेस लेवल भी एट पार नहीं था। तो ये जो फिटनेस के बगैर आप सिस्टम को ब्रेक करते हैं, और अभी जिस तरह पीसीबी ने कल एक रिलीज़ जारी की है कि जिसका फिटनेस टेस्ट पूरा नहीं करेगा उसके डोमेस्टिक का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा, तो ये कितना वाइज डिसीजन है? आई थिंक इट इज़ अ वेरी वाइज डिसीजन। और जो भी फिटनेस के स्टैंडर्ड्स हैं वो अक्रॉस द बोर्ड होने चाहिए, सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। पहले जो इंक्लूजन की गई थी, आज़म की इंक्लूजन की गई थी या इमाद की इंक्लूजन की गई थी, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई थी या जो सारा एक पॉलिसी चल रही थी वो पिछले ही मैनेजमेंट की या लीडरशिप की एक कंटिन्यूएशन थी। या तो अगर आप काफ़ी पहले से इम्पोज किए होते, आपने एक फिटनेस रेजिमेंट इम्पोज की होती जो सबके लिए स्टैंडर्ड है, सबके लिए बराबर है जी। तो फिर अगर आप वर्ल्ड कप से पहले अचानक से उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देते और उस बेसिस पे किसी प्लेयर को एक्सक्लूड करते जो कि कंपैरेटिवली फ्रेंचाइज क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करा, तो शायद उस टाइम हार्श होता। लेकिन अब क्योंकि एक आईसीसी टूर्नामेंट गुजर गया है, अब आईसीसी अगले आईसीसी टूर्नामेंट में कोई 7-8 महीने पड़े हैं और आपने एक फ्रेश स्टार्ट लेना है। एक बहुत ही जिस तरह आपने बड़ा राइटली कहा, एक डिजास्टर्स किस्म की हमारी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रही है। आप पाकिस्तानी टीम से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आई गेट इट कि इतने भी हमारे खिलाड़ी इन टर्म्स ऑफ टैलेंट या स्किल शायद वर्ल्ड बीटर्स ना भी हों, कि वो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम या इंग्लैंड की या साउथ अफ्रीका की इन टर्म्स ऑफ स्किल बेहतर टीम है, लेकिन सुपर 8 के लिए ना क्वालिफाई कर लेना, ये बड़ा वो आप एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम आपकी टीम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी। और ये जो टीम है जिनके भी नाम नहीं है, जो आजकल जो बेहतर रैंकिंग है, बेहतर परफॉर्म कर रही है हमसे, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इनको एटलीस्ट टफ टाइम देंगे। लेकिन जिस तरह हमने वी थ्रो इन द टावल, हम सुपर 8 के लिए भी नहीं क्वालिफाई कर सके, वो किसी भी तरह एक पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। तो ये एक राइट मोमेंट है जब हमने ये वेकअप कॉल है, इस पर हमने एक रिजिड, एक सख्त इकदाम लेने हैं। रिजिड तो मैं नहीं कहूँगा, एक सख्त इकदाम लेने हैं, पॉलिसीज अडॉप्ट करनी है। और ये ऐसा मोमेंट है जिसमें आप शुरू से एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। जो आपका पिछले का बैगेज है उसको आपने बुला के आगे चलना है। और इसमें अगर आप एक यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड फिटनेस पॉलिसी या रेजिमेंट लेके आते हैं जो सब खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं चाहे डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, तो इस हवाले से तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं हु वांट टू प्ले फॉर पाकिस्तान, उनके माइंड में भी क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी कि ये एक फिटनेस रेजिमेंट है जिसको अगर हम मीट करेंगे फिर हम पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर हम इसमें किसी को कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये पॉलिसीज़ ड्राफ्ट की जा रही हैं, पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जा रही हैं, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस हवाले से कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी रहे। ये ना हो कि अभी हम इस पे शोर शराबा या चर्चा करें और लेकिन महीने दो बाद, 3-4 महीने बाद उस हवाले से लैक्सिटी अडॉप्ट कर दी जाए, तो किसी एक प्लेयर को या 2 को, 3 को, 4 को अकोमोडेट करने के लिए इस हवाले से लैक्सिटी। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हमने पॉलिसी मेजर्स अडॉप्ट कर ली हैं या उनको डिक्लेयर कर दिया है, उनको कंटिन्यूअली सस्टेनेबल तरीके से अगले फॉरसीएबल फॉर फ्यूचर उसको अडॉप्ट करते रखें। बिल्कुल। अच्छा, एक और मेरा मानना ये है कि कोई भी स्पोर्ट जो होती है ना जी, जब उसके फैंस उससे दूर हो जाते हैं, उसकी आपको विक्ट्री नहीं मिलती, पहले स्टेप वाइज ये आपका डिबैकल चलता है। पहले आपकी विक्ट्रीज ख़त्म होती हैं, फिर आपका फैंस से कनेक्शन टूटता है, आपकी व्यूअरशिप ख़त्म होती है। जैसे व्यूअरशिप ख़त्म होती है तो आपके स्पॉन्सर ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो स्पोर्ट ख़त्म हो जाती है। इसकी प्राइम एग्जांपल हॉकी है। अभी तक हम दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड चैंपियन है 4 दफ़ा के। स्क्वॉश में जितने टाइटल दुनिया में किसी स्पोर्ट में किसी के पास नहीं है।
ये सब तमाम स्पोर्ट हमने देखा कि ग्रेजुअली अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हमें कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ये लग रहा है कि हम उसी डगर पे चल रहे हैं जिस तरह हमने हॉकी के साथ या क्रिकेट के साथ किया। क्योंकि अभी जो गुस्सा है अवाम के अंदर वो इसी तरह है कि हमने क्रिकेट नहीं देखनी, हम क्रिकेट को फॉलो नहीं करेंगे, इसको बाइकआउट किया जाए। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसा मैंने इंट्रो में कहा कि ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है। पूरा पाकिस्तान या इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो पाकिस्तानी रहते हैं वो भी सब इसको देखते हैं, और दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तान इंडिया के मैच की है। तो ये हार की वजह से काफ़ी हर्ट हुआ। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है इजहार भाई कि अब इस पे अगर खुदा न खास्ता सही मैयर नहीं लिए जाते, कुछ ऐसी चीज़ें की जाती हैं, तो ये डिबैकल जो है ये और वर्स हो सकता है। जिसकी प्राइम एग्जांपल ये था कि हमें पहले अनाउंस किया गया कि शायद क्वालिफायर खेलना पड़ेगा। वो तो हमारी गुड लक रही कि वो इंडिया और जो श्रीलंका है वो एज ए होस्ट आ रहे हैं, तो हमें स्पेस मिल गई और हमने क्वालिफाई कर दिया। अगर क्वालिफायर खेलना पड़ता, जिस तरह हॉकी में खेलना पड़े, तो हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम वर्ल्ड हॉकी से बाहर हो गए। तो ये कितना मुश्किल हो सकता था हमारे लिए। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि स्पोर्ट की व्यूअरशिप के लिए, फैंस की इंगेजमेंट के लिए विक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले 1-2 साल से जो 2022 के तो वर्ल्ड कप का फ़ाइनल हमने खेला, वो एक अच्छी अचीवमेंट थी उस सिचुएशन में, और एशिया कप के भी हम फाइनल में गए। लेकिन 2022 से एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी आ रही है, तो इसको अरेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, इसको रोकना बड़ा ज़रूरी है। और इस हवाले से जो टीम की परफॉर्मेंस है, जो हमारी प्लेइंग 11 है, उसमें बेहतरी बहुत ज़रूरी है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो हमारा बोर्ड है इस चीज़ को सेंस करे कि अगर इसी तरह कंटिन्यूसली हमारी परफॉर्मेंसेस बिलो पा रही, तो ग्रेजुअली फैंस की उस तरह इंगेजमेंट नहीं रहेगी। और फैंस को विक्ट्रीज चाहिए होती हैं, फैंस को खिलाड़ियों से एक सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए होता है, फैंस को उन सेंस ऑफ इंस्पिरेशन चाहिए होती है। तो इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि और जो अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, एटलीस्ट वही जिस तरह मैं पहले बात करूँगा कि प्लेइंग 11 जो है या 50 हमारा स्क्वाड है, इतना बुरा भी नहीं कि हम सुपर 8 के लिए भी ना क्वालिफाई कर सके। तो अगर तो हम विक्ट्रीज हमें ना मिल रही होती और हम स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से हमें विक्ट्रीज ना मिल रही होती, तो फेयर इनफ हम कहते हैं कि जी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो खिलाड़ियों को भी रहता है। लेकिन जब इस तरह की खबरें किसी भी फ़ैन ऑफ क्रिकेट को सुनने को मिलती है कि आपस में रादर दैन के अल्लाह ताला ने मौका दिया कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें इंटरनेशनल स्टेज पे, तो अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोशिश करने के बजाय, अपनी पूरी 110% जान मारने की बजाय, अगर आप अपनी ज़ातियात में घुसे रहोगे और अपने पर्सनल जो अचीवमेंट्स हैं ईगोज ले आएंगे आगे, पर्सनल ईगोज ले आएंगे, या एक दूसरे से माइनर पेटी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से अगर आप पाकिस्तान के लिए जान नहीं मारे, पाकिस्तान के लिए 100% नहीं दे रहे, तो ये किसी भी फ़ैन के लिए बहुत ही हार्ड टू डाइजेस्ट है। क्योंकि हम इन खिलाड़ियों को जितनी ज़्यादा हम इनसे मोहब्बत करते हैं, जितना ज़्यादा हम इन्हें प्यार करते हैं, जितना ज़्यादा हम इनको जो इनकी रिकग्निशन है पूरी दुनिया में, इनको हमारे हीरोज़ हैं, तो जब उनसे तवक्कुआत भी इसी तरह ही हैं। लेकिन जब ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि चलो कहते हैं कि जी जान मारे, एक दूसरे से यूनाइटेड होकर पूरी जान मारी गई, इससे ऐसे फिर भी अगली टीम स्ट्रांग थी, उससे हार गई। लेकिन वो हार जीत तो स्पोर्ट का पार्ट है, स्पोर्ट का पार्ट है। लेकिन अगर ये खबरें सुनने को मिले कि आपस में इश्यूज चल रहे हैं, टीम यूनिटी नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं क्रिकेट का, तो उसमें अगर हम तब भी अपनी पर्सनल ईगोज को या पर्सनल इश्यूज को सेट असाइड करके मुल्क के लिए जान नहीं मार सकते, तो ये बड़ा किसी भी फैन के लिए बड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज़ ये कि इनको इसीलिए हीरोज़ कहा जाता है, नेशनल हीरोज़। ये उसी तरह है जो बॉर्डर पे जाके लड़ रहा है और ये ग्राउंड में लड़ते हैं, और अगर ये उसको वैल्यू नहीं करेंगे, और जो इनको प्राइड मिलती है इसी वजह से मिलती है कि ये पाकिस्तान के झंडा बुलंद करते हैं। और सीने पे झंडे को सजाना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो नहीं सकती। इसको हमेशा ऑन भी करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे क्रिकेट के बारे से। इजहार भाई, हमने जिस तरह इशूज़ के ऊपर बात करना शुरू की, गैरी किस्टन की रिपोर्ट पे बात की, एक बड़ा एविडेंट किस्म का मसला है वो कैप्टनसी है। और मेरी भी मानना यही है, जिस तरह आपने कहा, कि यही रीज़न थी जिसने आपका तमाम जो डिज़ास्टर था उसको स्टार्ट किया, इनिशिएट किया। अब जिस तरह आपने कप्तानी दी, फिर ली, फिर दूसरे को दी, ये बड़ा गलत था। हमने ये बड़ा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में भी, उससे पहले भी हम बात करते रहे कि अगर बाबर ये थोड़ा बड़ापन का मुजाहरा करते कि जिस तरह उससे कप्तानी ली गई है, या शाहीन से भी उस तरह छीनी जाएगी, तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। तो आप अगर एक इवेंट तक वेट कर लेते, थोड़ा सा बड़ा दिल का मुजाहरा करते कि नहीं, अगर आपने इसको दी है तो इसको करने दें, मैंने 4 साढ़े 4 साल कप्तानी की हुई है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता था कि इसको वर्ल्ड कप तक दें, अगर ये वर्ल्ड कप में टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती या शाहीन एज ए कैप्टन डिलीवर नहीं करता, तो फिर आई एम रेडी टू टेक। अभी ये इसका प्रिंसिपल ही बनता है। बट
अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ना एथिक्स हैं, ना डिस्कशन होती है, ना कोई ऐसी चीज़ गाइड की जाती है टॉप टू बॉटम, ये ऐसे ही चलता है। और उसका रिजल्ट जो हमने बातें की वो सारी प्रूव होगी, आपका डिज़ास्टर भी हो गया। अब चलें मूविंग फॉरवर्ड, आगे की बात करते हैं। अब तो फिर बात इसी पे आगे खड़ी होती है कि कप्तान कौन होगा, आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। अगर वो ऑप्शन नज़र भी आती हैं तो उसकी टीम में जगह नहीं बनती। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो शादाब की नज़र आती है, आपका पीएसएल आपका सबसे बड़ी कमोडिटी है, उसने आपको टाइटल जिताया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, बट उसकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है कि तो उसकी टीम में जगह नहीं बन रही। तो अब क्या आप ऑप्शंस देखते हैं? अब रिजवान की बात करते हैं तो वो भी सम हाउ एन अदर, बड़ा अगर ओपनली बात करें तो वो भी कहते हैं कि किसी ना किसी लॉबी का पार्ट है। तो ये क्या फिर फ्यूचर नज़र आता है, किसको कप्तान देंगे? शाहीन को देंगे तो फिर आप एक दूसरे ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, मैसेज तो आपका कहीं नहीं गया। इसका मतलब है कि आपने जो दूसरी पार्ट थी, अगर ये गलत थे तो दूसरे पार्ट भी कहीं ना कहीं उनकी भी मिस्टेक थी। तो सोल्यूशन क्या आप इसको देखते हैं कि क्या होना चाहिए इसमें? देखिए, आपने सही कहा कि जो चेंज ऑफ कैप्टेंसी थी इससे शाहीन से लेके बाबर को दी गई, और उससे बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेट हो गया। अगर एक बंदे को आपने कैप्टन बनाया था वाइट बॉल टीम का, तो अगर वो एक ही सीरीज़ के बाद अगर आप उससे कैप्टनसी ले रहे हो, तो इससे बाकी खिलाड़ियों के लिए क्या सिग्नल जा रहा है, या आने वाले कैप्टन्स के लिए क्या सिग्नल जा रहा है? और तो पाकिस्तान का कैप्टन था, कोई मोहल्ले की टीम का कैप्टन था। एग्जैक्टली तो वो एक अच्छा सिग्नल नहीं था, वो एक किसी भी तरह से एक वाइज डिसीजन नहीं था। तो उसके बाद से ये सारे जब एक बाबर को कैप्टनसी ऑफर की, तो आई थिंक आप सोली ब्लेम बाबर को नहीं कर सकते। अगर मैं और आप भी शायद उसकी जगह होते, हमें भी अगर पाकिस्तान की कैप्टनसी मिल रही होती, तो हम भी, हमारे लिए भी एक ऐसे इज़ाद भाई, मैं थोड़ा सा इसमें मेरा पॉइंट ये है कि बाबर ने एक ऐसी चीज़ जो टेस्ट ना की हो। जब आपने इतना, देखें, आपके साथ हो तो गलत, किसी के साथ हो तो ठीक। बाबर के साथ हुई तो सब ने सपोर्ट किया कि बाबर को हटाने का तरीका गलत था। आपको याद है वनडे वर्ल्ड कप के दौरान ही बात होना शुरू हो गई थी, ओडीआई के दौरान, कि बाबर को हटाया जा रहा। हमने कहा कि वर्ल्ड कप के बाद तरीके से करना चाहिए, ये तरीका गलत है। हमने बाबर को सपोर्ट किया था। शाहीन के साथ हुआ तो बाबर ने कहा ठीक है, बाबर के साथ हो तो खुद गलत है। तो ये पॉइंट भी तो गलत है ना। बाबर को इधर पहली दफ़ा नहीं कप्तानी कर रहा, पहली दफ़ा अगर करता तो फिर आप कहते हो कि मुझे ये पहली दफ़ा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं इसको नहीं वेस्ट करेगा। आप 4 साढ़े 4 साल कर चुके हो, 2 आपने वर्ल्ड कप कर लिए, 2 आपने एक ओडीआई का वर्ल्ड कप कर चुके हैं, 2 आपने एशिया कप कर चुके हैं। तो इतने वर्ल्ड कप या सारे इवेंट करने के बाद आपके अंदर ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए, आपको मुल्क का या कुछ नेशनलिज्म का भी सोचना चाहिए। देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन आई थिंक अगर ये एक ऐसा ऑनर है या एक ऐसा पोजीशन है जो कि पाकिस्तान की कैप्टनसी अगर किसी को ऑफ़र की जाए प्लेयर को, तो वो एक बहुत बड़ी उसके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी होती है और सेंस ऑफ ऑनर भी होती है। तो उस हवाले से इस तरह की ऑफ़र को रिफ्यूज़ करना भी किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए मुश्किल होगा। तो आई एग्री व्हाट यू आर सेइंग कि बाबर को शायद उस टाइम नहीं इस बारे में चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए थी, लेकिन आप सोली ब्लेम उस पे बाबर को भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट को भी शायद उस टाइम पे हाँ उन्हें ऑफर नहीं करनी चाहिए थी ये जी। चीज़, क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बाबर पे ओनस डाल दें कि उसको चाहिए था कि वो रिफ्यूज़ करता या कहता है कि ऑलरेडी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो वो गलत होगा। आई थिंक इट्स दोनों की तरफ, दोनों के पार्ट पे था। अब मूविंग फॉरवर्ड अभी तो हमारी रेड बॉल की सीरीज़ आ रही है बांग्लादेश के साथ। तो उसमें तो जो गलती हमने शाहीन के साथ की, पहली एक T20 सीरीज़ के बाद उनसे जो कैप्टनसी वापस ले ली गई, वही वाली गलती हमें शान मसूद के साथ नहीं जी। करनी चाहिए। शान मसूद ने अभी तक सिर्फ एक टेस्ट सीरीज़ की लीड की है, जो ऑस्ट्रेलिया में गए थे, और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में हिस्टोरिकली कभी भी पाकिस्तान का इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा टेस्ट में। जी। और गालिबन मेरा ख्याल है 20-25 साल हो गए हैं, शायद 30 साल हो गए जब हाँ लास्ट टेस्ट हम वहाँ पे जीते थे, 94 में जी। 94 में जीते थे। तो बेशक हम टेस्ट नहीं जीते, लेकिन हमने कुछ ऐसे ग्लिम्पसेस दिखाए उस सीरीज़ में, कुछ ऐसी मोमेंट्स आई जहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को एक टफ कंपटीशन दिया, और हमें विनिंग पोजीशन में भी थे हाँ, हम। विनिंग पोजीशन में भी गए। कुछ ऐसे एक दो ऐसे मोमेंट्स आई। जी। और अभी शान मसूद से आपको टेस्ट की जो कैप्टनसी उसे स्टिक करना चाहिए रेड बॉल। अभी अगली मेरे ख्याल में जो सीरीज़ हमारी आ रही है ऑस्ट्रेलिया में है, शायद वाइट बॉल्स की जी। सीरीज, जिसको हमारी पहली वाइट, तब तक हमें अपने जो वाइट बॉल की कैप्टनसी के हवाले से डिसीजन को होल्ड करना चाहिए। और जो रिपोर्ट्स आई हैं, गैरी कस्टन की रिपोर्ट आई है, या चीफ सेलेक्टर की रिपोर्ट, या सिलेक्शन हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी के वहाब रियाज की रिपोर्ट आई है, या बाकी रिपोर्ट्स आई हैं, उस हवाले उनको कंसिडर करना चाहिए। और थोड़ा इस पर मज़ीद डिबेट होनी चाहिए कि डेफिनेटली किसी भी जो डिफरेंट लॉबी से लोग जिनका नाम आ रहा है कि जी ये एक इनकी लॉबी है, कि इनकी लॉबी है, उनकी लॉबी है, तो उनकी कंसिडरेशन में थोड़ा कॉशियस अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए मैनेजमेंट को। और कोई ऐसा नाम भी आप कंसिडर कर सकते हैं, फ्रेश नाम, जो जिसके बारे में इस तरह का ना एसोसिएटेड हो वो किसी लॉबी का हिस्सा है।
इस तरह फ़खर जमान के बारे में नाम आ बात, रहा है, हाँ जी। फ़खर जमान का नाम आ रहा है, वो एक अच्छी चॉइस है, उन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि वो एज अ बैट्समैन भी बड़े एग्रेसिव और अटैकिंग अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। तो उनमें अगर इस तरह का कोई हमारा कैप्टन हो जिसकी एक अटैकिंग माइंडसेट हो, एग्रेसिव माइंडसेट अच्छा, हो। मेरा ना इसमें थोड़ा सा, मैं काफ़ी इसको खुद सोचता भी रहा, और ऑब्वियसली हमारा काम भी क्रिकेट को देखना है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये जिस तरह ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीकन करते हैं या न्यूजीलैंड भी कई दफ़ा करता है, वो एक यंगस्टर को ले आता है और बड़ा स्ट्रांगली मैसेज देता है कि ये कैप्टन रहेगा, रादर दैन कि हम इसी टसल में फंसे रहें और कुछ हासिल ना हो। मेरे माइंड में वैसे दो तीन नाम और भी, फ़खर तो चले एक है ही है, लेकिन फ़खर की क्रिकेट भी इतनी हमें कंसिस्टेंट नहीं नज़र आ रही, उनके भी कई क्वेश्चन मार्क आ ही जाते हैं। ठीक है, हाल दो कि उन्होंने पास में बड़ा परफॉर्म किया हुआ, बट जिस तरह का ये उनका बुरा वर्ल्ड कप गया, उनके पास ये ज़रूर ओपिनियन ज़रूर होगा कि मेरा नंबर चेंज किया इन लोगों ने, और मुझे मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी आई है कि उनका कंसर्न ये ज़रूर था कि बाबर रिजवान अपना नंबर किसी को नहीं देते और मैं ओपनर हूँ और मैं इसी पोजीशन पे कंफर्टेबल हूँ, और बाकी सब भी मानते हैं हम लोग कि वो बनती जगह ही उनकी एज ए ओपनर है, तो ये उनके पास चले एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। बट रादर दैन इसी की बजाय अगर आप सलमान अली आगा एक लड़का है जो ऑलराउंडर है, मुझे उसकी गेम अवेयरनेस भी अच्छी लगती है, या अब्दुल्ला शफीक जैसे लड़के के ऊपर भी, आल दो कि उसके पास इतना एक्सपोजर नहीं है, बट जिसके पास आप फ्यूचर में आई करें, जगह पक्की है, टीम में समझ भी रखता है, समझ बूझ भी ठीक है, ऐसे लड़के के साथ अगर आप स्टिक करके 2-3 साल का रन दें, आई नो कि शुरू में प्रॉब्लम आएगा, आई नो कि शुरू में हारेगा, बट वो लड़का कहीं ना कहीं आपको एक्स्टेब्लिश हो जाएगा, और ये जितनी भी ये बातें इख्तलाफात ये ग्रुपिंग की हो रही हैं, सबसे आप बाहर निकल आएंगे और एक ऐसा नाम आ जाएगा जिसका कोई नाम नहीं ले रहा, तो शायद सबके लिए इजी टू ऑब्जॉर्व भी हो जाएगा, डाइजेस्ट भी कर पाएंगे और उसको फॉलो भी करेंगे। ये क्या आपके ख्याल में हो देखिए सकता है? आपकी अच्छी सजेशन है, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क इस पे रेज होता है कि क्योंकि इस टीम में अभी भी बाबर तो खेलेंगी एज अ प्लेयर, तो आप नहीं जी मेरिट बिल्कुल नहीं है, कर सकते कि बिल्कुल बाबर है। जो है वो टीम में ना खेले ना, एज अ प्लेयर तो उनका बनता ही बनता है, या जी रिजवान है उनका भी बनता ही बनता है, शाहीन है उनका भी बनता ही बनता है। ये ऐसे खिलाड़ी हैं, तो उनके लिए इन सारे खिलाड़ियों को लीड करना, बीइंग अ समवट या रिलेटिवली जूनियर प्लेयर टू देम, वो शायद उनके लिए मुश्किल हो, तो इस हवाले से ये हो सकती है कंसर्न। हाँ, लेकिन अगर बोर्ड स्ट्रांगली करे, जैसे मैंने एग्जांपल दी, प्रेसिडेंट है हमारे पास, न्यूजीलैंड ऐसे करता है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करता है। जब मुझे याद है कि रिकी पॉन्टिंग ऑलरेडी टीम में था, बट जब उनको किया गया तो सारे उनसे सीनियर थे, तो एक ऐसा जूनियर, बाकी अगर आप शेन वॉन देखें, मैग्राथ देखें, मतलब मैथ्यू हेडन देखें, उन सबसे वो जूनियर थे कंपैरेटिवली, बट वो जो कैप्टन लगाया तो फिर वो एक डेकेड तक उसने कप्तानी की, और क्या खूबसूरत कप्तानी की। एक डिबेट इस पर भी की जा सकती है कि वो कप्तान इतने बड़े नहीं थे, टीम बहुत बड़ी थी, बट लेकिन उन्होंने प्रूव किया, जिस तरह उन्होंने कंसेक्टिव 3 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया ने जीते, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉब्लम भी हम आगे कोशिश करते हैं कि हर चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये अब एनओसी भी दिया गया है कुछ प्लेयर्स को, और ये प्रॉब्लम की प्रॉब्लम ही है। जैसे मेरा ख्याल है कि ये कप्तानी से पहले ये प्रॉब्लम आपको याद होगा एशिया कप में शुरू हुआ, और जब ज़का अशरफ साहब बने तो लड़कों ने साइन करने से इनकार कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, और 1-1.5 मंथ ये पेंडिंग चला गया। उन्होंने अपने पैसे बढ़वाए, जिस तरह अजहर अली साहब भी उस दिन बता रहे थे कि ये तकरीबन 600% का इंक्रीज़ किया गया, जो हमें मिलते थे उसमें से इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया पैसों को, और चलें वो बढ़ भी गए, बट जैसे ही पैसे बढ़े, जिस तरीके से बढ़ाए, हमने कहा वो गलत था, उससे फिर डिप आया। तो आपके ख्याल में अभी एनओसी देना जल्दी नहीं कर गया बोर्ड? पहले रिपोर्ट आती, सारी जो सर्जरी होनी थी हो जाती, और फिर डिसाइड करते कि अगर आप रिपोर्ट के बाद दे रहे, कल को आप फिर कहते नहीं जी ये लड़का भी उसमें था, ये नहीं था, और फिर आपकी डिबेट आ जाएगी, और जो लड़के नहीं मिलेंगे उन्होंने कहा जी आपने उसको दे दिया, हमें नहीं दिया। देखिए, जो इस बारे में काफ़ी डिबेट होती है, डिस्कशन होती है कि एनओसी देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, क्या प्रोज एंड क्या कॉन्स हैं। प्रोज हैं कि इनको एक्सपोजर मिल जाता है आगे पीछे लीग्स का, कॉन्स ये हैं कि फिटनेस नहीं रहती। मेरे ख्याल में जो ये डिस्कशन है ना, इट इज़ लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। असल इशू ये है कि आपके जो खिलाड़ी हैं, चाहे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, वो डोमेस्टिक पे फोकस नहीं कर रहे। असल इशू ये है कि जो आपका जब डोमेस्टिक सीज़न चल रहा हो, वो आप डोमेस्टिक का जो सीज़न है उसको मैंडेटरी करें सबके लिए। तमाम आपके चाहे बाबर आज़म, चाहे कैप्टन है, चाहे वाइस कैप्टन है, अगर तो वो इंटरनेशनल टीम के साथ नहीं है तो डोमेस्टिक खेलें। जी और उस टाइम पे अगर आपका जब डोमेस्टिक सीज़न चल रहा है, जो हमारा सितंबर में, अगस्त सितंबर में स्टार्ट होता है, फिर आगे फरवरी तक चलता है, ड्यूरिंग दैट टाइम आपने किसी को कोई एनओसी नहीं देना। अगर कोई लीग हो रही है, चाहे बिग बैश हो रही है, चाहे 100 हो रही है, चाहे लंकन प्रीमियर लीग हो रही है, चाहे बीपीएल, ड्यूरिंग दैट टाइम किसी को कोई एनओसी मेरी राय में तो मिलना नहीं जी चाहिए। जो मॉडल इंडिया का है इस हवाले से बड़ा एक अच्छा मॉडल है कि ड्यूरिंग उनके उनका जो सीज़न नहीं, है, वो तो देते ही किसी को नहीं किसी को नहीं है। नहीं देते। तो उस सीज़न में आपने, क्योंकि असल जो आपका सिस्टम है या आपका स्ट्रक्चर है, जो
उसका प्रोडक्ट है आपके 11 खिलाड़ी या 15-16 का स्क्वाड, वो प्रोडक्ट है आपके डोमेस्टिक सिस्टम का। आपने डोमेस्टिक मैंडेटरी करना है, डोमेस्टिक को इज़्ज़त देनी है, डोमेस्टिक पे फोकस करना है, उसको बेहतर करना है। अगर कोई खिलाड़ी जब आपका डोमेस्टिक सीज़न नहीं चल रहा या कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल टीम का पार्ट नहीं है, उसके अलावा अगर उसको कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं लीग्स खेलने की, जिस तरह अभी अगर एनओसी दिया गया है 12 खिलाड़ियों को सीपीएल के लिए या जी अमेरिकन लीग के लिए या लंकन प्रीमियर लीग के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अभी ना आपकी कोई इंटरनेशनल सीरीज़ हो रही है, ना आपका कोई डोमेस्टिक का सीज़न चल रहा है। बिल्कुल। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कोचेस के हवाले से भी थोड़ी बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात करें पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से। सर भाई, एक और इशू वो है कोचिंग का। अच्छा, पाकिस्तानी कोच लगता है तो कहते हैं जी ये नेपोटिज्म फेवरेटिज्म की तरफ आ जाता है, गोरा आता है तो उससे भी इख्तलाफात। एक मेरे पास ये एक बात पहुंची थी जब हम यूएसए में थे, तो पता चला कि ये कोच जब मीटिंग करता है, उसके बाद एक दो मैचेस में टीम मीटिंग एक अलहदा भी हुई और कोच ने इस पर बड़ा नाराज़गी का इजहार किया कि जब टीम है, एक गेम प्लान बन चुका है, तो उसके बाद एक मीटिंग कैसे हो सकती है। ये बात भी सुनने को मिली। अब अल्लाह नोज बेटर कि कितनी सदाकत है, बट ये न्यूज़ ज़रूर सर्कुलेट की। अच्छा, फिर अब जब कोच आता है तो उसकी आप बात नहीं कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, उससे भी आप इख्तलाफात रहते हैं। और अगर हमारे पाकिस्तानी कोचेस की बात करें तो कोई जूनियर लेवल पे कोचिंग करने को तैयार नहीं है, और मेरा बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है इस चीज़ पे कि इस सीनियर लेवल पे आके सिर्फ मैनेजमेंट है। कोचिंग सारी 90% तो है ही जूनियर लेवल पे, कि आपने बच्चे को टेम कैसे करना है, उसको बात करना कैसे सिखाना है, उसको शॉट खेलना कैसे सिखाना है, उसका डिफेंस कैसे तगड़ा करना है, उसकी लाइन लेंथ कैसे ठीक करनी है। तो इधर सारे कहते ने सानू वड्डी टीम दो, नीचे किसी ने काम नहीं करना, जिसकी प्राइम एग्जांपल आमने सामने राहुल डिरिवर्ड है। 12-13 साल डोमेस्टिक पे काम किया, अंडर 19 के साथ जुड़े रहे, फिर सीनियर टीम एक सिस्टम के तहत आए और फिर वर्ल्ड कप जिता के उन्होंने रिटायरमेंट ली। तो इसका क्या सोल्यूशन आप देखते हैं? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जो एक खिलाड़ी के लिए आपको खेलने के लिए स्किल्स चाहिए या रिक्विजिट स्किल है खेलने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वही स्किल सफिशिएंट है कोचिंग के लिए। कोचिंग के लिए आपको मज़ीद और तरह की स्किल्स चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, आपको टेक्निकल नो हाउ चाहिए, आपको मोटिवेशनल स्किल्स चाहिए, आपको गेम एनालिसिस चाहिए, गेम अवेयरनेस चाहिए। तो कोचिंग की जिस तरह एक प्लेयर बनने के लिए ट्रेनिंग होती है, एक प्रोसेस से गुजर के आप प्लेयर बनते हो, एक इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हो, इसी तरह कोचिंग के लिए भी ज़रूरी है कि आप एक प्रोसेस से गुजर के कोच जी बनो। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि एक बहुत ही कोई अच्छा खिलाड़ी है तो इज़ फिट फॉर कोचिंग एज वेल, लेकिन और दूसरा जो कोचिंग की बैजेस हैं वो लेने का इतना ट्रेंड नहीं हमें नज़र आता, जो उसकी क्लासेस होती हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं उस तरफ हमारे हीरोज़ हैं जो रिटायरमेंट के बाद उनका उस तरफ रुझान नज़र नहीं आता। वो कोचेस के कोर्सेज नहीं किए होते तो वो कोच लग जाते हैं। तो तो वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि कोचिंग इज़ एन एंटायरली डिफरेंट बॉल गेम टू प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्रिकेट में तो आपने अपनी जो आपके हैंड आई कोऑर्डिनेशन है या जो गेम अवेयरनेस है या स्किल्स है, उसकी बेसिस पे आपने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना है, और अगर आप कैप्टन हो तो टीम के लिए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। कि कोचिंग एक इंटायरली डिफरेंट आर्ट है, इंटायरली डिफरेंट बॉल गेम है, उसके लिए जो आपको स्किल्स चाहिए वो प्लेइंग से बिल्कुल डिफरेंट है। उस हवाले से अगर कोई बंदे को आप डायरेक्टली पाकिस्तान टीम का कोच बना देते हो, आप एक बिल्कुल भी उसने अगर उसका प्रायर कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं, तो मेरे ख्याल में ना सिर्फ ये टीम के साथ अनफेयर है, बल्कि उस कोच के साथ भी जी उस इंडिविजुअल के साथ भी अनफेयर है कि आपने उसको विदाउट एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग आपने इंटरनेशनल टीम का उसको कोच बना दिया। बिल्कुल। और ये आई बिलीव कि ये आपने जब कोचिंग की बात करते हैं तो कोच को सबसे पहले अपनी किट उतारनी पड़ती है। और जो हमारा जो है ना, अक्सर जिस लड़के ने, जैसे अजहर भाई से भी बात हमारी होती रही और बाकी एक्स क्रिकेटर काफ़ियों से बात की हमने, वो सब ये कहते हैं कि जिसने रिसेंटली अभी रिटायरमेंट ली उसको कोच नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जिन लड़कों के साथ आप पहले खेले होते हो, आपका फ्रैंकनेस लेवल डिफरेंट होता है, आपने उनसे गपशप और लेवल पे की होती है, जब कल आके डिफरेंट रोल में आकर आप उनको सिखाते हो, तो वो गैप जब तक नहीं आएगा तो आपको उनके साथ कंफर्टेबल लेवल नहीं होगा, क्योंकि कोच का रोल डिफरेंट हो जाता है। वो एक फादर फिगर के रोल में आता है। और मेरा ख्याल है कि 3-4 साल 5 साल का गैप भी देना चाहिए। और मीनवाइल जो मैंने आपसे बात भी की थी कि लेवल 4 इसकी रिक्वायरमेंट है अल्टीमेट आपको कोच बनने के लिए। हमारे सिस्टम में कितने कोचेज ऐसे आए जिन्होंने लेवल 1 भी नहीं किया था, टीम में कोच लग गए और उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2 किया। तो ये मेरा ख्याल है एक बड़ा स्ट्रेंज और अनफॉर्चुनेट है कि आप किसी भी, वो जब बात करते हैं राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, वो लगने के लिए पहले आप उसकी क्वालिफिकेशन, अपने सीवी को पहले तमाम फिल करें और फिर उसके बाद उस सीट के लिए अप्लाई करें, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। इदारे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उस इंडिविजुअल पे भी आती है। ज़ाहिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल भी हम क्रिकेट और दूसरी खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।